चाहता हूं कि आप करण सिंह को मेरे पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लें। कत्ल का इल्जाम बहुत संगीन होता है मिस्टर ऋषभ। बिना सबूत के वारंट नहीं मिलते। तो सबूत मैं आपको ला कर दे दूंगा। उस एकनाथ को अधमरा करके छोड़ दो और उस मारपीट के इल्जाम में एक आदमी अरेस्ट हो जाओ। फिर जो अरेस्ट होगा वो पुलिस को ये बयान देगा कि उसे ऋषभ ने रकम दी थी एकनाथ को मारने के लिए। मेरे साथ बैठकर मजदूरों की कोई भी मांग को नाजायज साबित कर दीजिए और मैं स्ट्राइक वापस लेने को तैयार हूं। ये मैं तुम्हारे कहने से नहीं कर सकती एकनाथ। किसी का कत्ल होता आप यहाँ चले आते, मजाक है? सारी बेबुनियाद बातें। आप इस तरह मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेसिस्ट करेंगे तब भी हम आपको अरेस्ट करेंगे। बहुत ही बदतमीज और बदतहजीब इंसान है। सुनील, कम से कम मेरे सामने तो ऋषभ भैया की बुराई मत करो। हमारा ये जो पब्लिक इशू निकलने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा? इस इशू के निकलने के बाद शहर के मनी मार्केट का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। कहां मर गए थे इतने दिन? मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था। सर मैं समझ रहा हूं पर क्या बीत रही है। अरे कब समझ रहे हो तुम मुझ पे क्या बीत रही है? यहां का एक एक दिन नरक में बिताने जैसा है। दिल्ली गए थे कि नहीं? जी हाँ, होकर आया। कोई मिला? नहीं, मेरा मतलब है कोई काम का आदमी मिला कि नहीं? जी हाँ मिला। चौबे नाम है उसका। चौबे? कौन है मिस्टर चौबे? पावर ब्रोकर, दिल्ली की पॉलिटिक्स का एक बेताज बादशाह। चोपड़ा, चोपड़ा तुम्हें क्या लगता है वो मुझे यहां से निकाल पाएगा कि नहीं? सर उसकी बातों से तो लगा कि वो बहुत ही ऊंची चीज है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मगर मुंह बहुत बड़ा है। मतलब ये कि उसकी मांग बहुत लंबी है। आपका केस स्टडी करने के बाद उसने पहले तो बिल्कुल ही इंकार कर दिया कि यह काम नहीं हो सकता। हाँ, फिर क्या, मुझे बहुत ही उसे उकसाना पड़ा, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाने पड़े, तब जाकर कहीं उसने 3 दिन का समय मांगा। अरे उन 3 दिनों में क्या किया होगा उसने? आपने कुछ खास लोगों के साथ सलाह मशवरा किया होगा, बड़े लोगों के पास बड़ी फीलर्स भेजे होंगे, तब जाकर कहीं उसने चौथे दिन हाँ कहा। थैंक गॉड, रियली थैंक गॉड। अब तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मुझे यहां से छुड़ाने का इंतजाम करो चोपड़ा। सर ये काम तो हो जाएगा, मगर रुपया कितना? 7 फिगर में है। What nonsense are you talking, चोपड़ा? अरे इतने पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? चोपड़ा, सब कुछ, हाँ सब कुछ इंक्लूडिंग माय बैंक अकाउंट्स पुलिस ने सीज कर लिए हैं। सर अगर रुपए का इंतजाम नहीं हो सका तो आपका शट अप, ऐसे मत बोलो। सोचने दो मुझे, हाँ सोचने दो। चोपड़ा, एक काम करो चोपड़ा। आओ पूजा, आओ, लेट्स सेलिब्रेट। पूजा तुम जानती हो, जीत का नशा शराब और इश्क दोनों के नशे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और आज मुझे पता चला कि सिकंदर अपनी हर छोटी बड़ी जीत के बाद क्या महसूस करता होगा। किस जीत की बात आप कर रहे हैं? एक भाई था जिसे पूजा, कभी गलती से भी उसे मेरा भाई मत कहना, ओके? चिल्लाइए मत ऋषभ जी। अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है, पर यह सच है कि करण जी आपके भैया हैं। वो जो कोई भी हो, इस वक्त मेरे डैडी के कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है। ये कोई गर्व की बात नहीं है। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए है। आपके लिए भी नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बदले की भावना समझदारी को मिटा देती है। आप अंधे हो गए हैं क्या? बहुत हो गया पूजा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपके माता पिता की शादी होने से पहले अगर करण माजी के कोख से पैदा हुआ तो इसमें करण जी का क्या दोष है? What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या पूजा? नीम के पेड़ की पैदाइश को अगर धरती की गलती मान भी ली जाए तो नीम की कड़वाहट कम नहीं हो जाती? माजी धरती नहीं है, ना ही करण जी नीम का पेड़। इंसानों की बातें करते समय पेड़ पौधों की मिसालें मत दीजिए। आपका गुस्सा माजी पर है, उसे माजी पर उतारिए। बेचारे करण जी को क्यों? बेचारा? तो अब करण तुम्हारे लिए बेचारा हो गया? वाह जी,
आप उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो इंसानियत और शराफत दोनों से गिरी चीज है। Oh my God, I can't handle this at all. अब तुम मुझे इंसानियत और शराफत सिखाओगी? जी, अगर आप सीखना चाहे तो। मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है पूजा जी। मत सीखिए, पर आपको एक बात सुननी पड़ेगी। किसी भी सभ्यता में किसी भी औरत का शादी से पहले माँ बनना किसी को पसंद नहीं है, पर ये कुदरत का एक कानून है। वाह 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 भाई वाह। मैं देख रहा हूँ कि बेटे और माँ के लिए आपके दिल में बहुत हमदर्दी है। क्यों? है और रहेगी। सच्चाई और गलती को अलग रख कर देखिए, आपको इंसान इंसान नजर आएंगे। क्या सच है और क्या गलत, ये मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि फाइनली लोगों की खुदगर्जी मुझे नजर आने लगी है। आप भी तो खुदगर्ज बने हुए हैं, किसी की बातें तक नहीं सुनते। सुन तो रहा हूँ मैं, सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बकवास इतनी देर से। ऋषभ जी, अब फिर से वही ऋषभ क्यों नहीं बनते जिसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ की शादी से पहले कोई औलाद थी, जिसे ये नहीं पता था कि करण नाम का उसका कोई भाई है। Are you joking, पूजा? Are you really serious about this? तुम चाहती हो कि मैं अपनी जिंदगी का वो कड़वा सच भूल जाऊं? नहीं पूजा नहीं, it's just not possible. उस बात को मैं अपने सिस्टम से कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। हालात को भी जरा दोष दीजिए, इंसानों पर सब कुछ थोपा नहीं जाता। पूजा, तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे लहजे में करण और रंजना देवी के लिए जो हमदर्दी मुझे नजर आ रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आपके दिल में उन दोनों के लिए जो कड़वाहट है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूजा, अपने आप को समझता क्या है? मेरी एक बात याद रखना, पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना होना, धरती से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चाहिए रंजना देवी जी, चाहिए। माँ तो आप बन नहीं पाई, धरती माँ क्या खाक बनेगी? और मैं भी कोई पेड़ पौधा नहीं हूँ, एक जीता जागता इंसान हूँ मैं। मुझे तो शक होता है क्योंकि मैंने तेरे अंदर की इंसानियत मरते हुए देखी। तो फिर आपके हिसाब से आखिर क्या हूँ? एक जानवर, एक शैतान? तू तो उनसे भी बदतर है। अरे तूने तो ये भी नहीं सोचा कि करण के अंदर तेरी माँ का खून दौड़ रहा है। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, और मैं किसी का बेटा भी नहीं हूँ, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अगर अपने उस करण के लिए इतना लाड है तो जाकर रहिए उसके साथ जेल में। हाँ रहूंगी, रहूंगी, लेकिन तुझे एक बात का यकीन दिला दूं, वो बहुत दिनों तक लॉकअप में नहीं रहेगा। मैं धरती आसमान एक करके उसको छुड़ा लाऊंगी। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी रंजना देवी, करण की ही सही, कम से कम ये बात तो साबित हो जाएगी कि आप किसी की तो माँ जैसी हैं। मुझे तो शर्म आती है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। अगर तू खून का प्यासा था तो मेरा खून पी लेता, बदला लेता तो मुझसे लेता। उस मासूम के पीछे क्यों पड़ा है तू? यही तो मजा है रंजना देवी, यही तो मजा है, आपका इस तरह तड़पना, उस कमीने की लाचारी, यही तो मेरी कामयाबी की दास्तान है। दिल करता है तेरा मुंह तोड़ दूं। हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना रंजना देवी,
मैं तेरे जैसे पे हाथ कभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं खुद अपनी नजर से गिरना नहीं चाहती। मैं तो तेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। यही तो आपकी मजबूरी है कि न चाहते हुए भी आपको मेरी तरफ देखना पड़ता है, मेरी बातें सुननी पड़ती है। मेरे साथ फरेब करने का यही तो हर्जाना है। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई डिसोन यू। दुख की बात तो यह है कि मेरा और आपका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। अगर कोई रिश्ता था तो मल्होत्रा खानदान की बहू का और एक नाजायज औलाद की मां का। लेकिन मेरे साथ आपका कभी कोई रिश्ता नहीं था। कमीने 9 महीने अपनी गोद में तुझे पाला है। जानता हूं रंजना देवी, लेकिन वो भी जरूर आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। उन 9 महीनों के एवज में कोई भी कानून आपको यह हक नहीं देता कि आप मेरे साथ इतना बड़ा फरेब करेंगे। पूजा प्लीज, आज तुम बीच में मत बोलना। हक और खून, जायज और नाजायज की ये लड़ाई मेरे और इस औरत के बीच में। ये औरत जो अपने नाजायज बेटे को बचाकर अपने जायज बेटे को बर्बाद करना चाहती। अरे उस आदमी ने मेरे बाप का कत्ल किया है, उसे मैं फांसी के तख्ते पर लटका कर दम दूंगा। रंजना, बकवास करता है तू। केशव की मौत में करण का कोई हाथ नहीं था। रियली? यस। तो फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि पुलिस तेरे इशारों पे नाचती है। लेकिन अब जब तूने जंग का ऐलान कर लिया है ना बेटा, तो मेरी एक बात सुन ले। कभी ये सोचना कि रंजना देवी तब जाएगी, डर जाएगी या कमजोर है। मैं अपने बेटे को किसी तरह भी बाहर निकाल दूंगी। तो फिर ठीक है, आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। मैं तो तेरा नाम भी भूलना चाहती हूं, लेकिन तू एक बात कभी नहीं भूलना। करण मेरा नाजायज बेटा है, जिसके लिए मैं अपने जायज बेटे तो क्या पूरी दुनिया से टक्कर ले लूंगी। तूने अभी तक एक औरत का प्यार और ममता देखा है ना, अब उसका कहर देखना। जब हेलो ताऊ जी, मैं जग्गा बोल रहा हूँ। हाँ जग्गा बोलो। काम हो गया ताऊ जी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई मामला ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, शायद एक आध प्लस्तर लगेगा और 8-10 टाके लगेंगे। वैसे खतरे वाली कोई बात नहीं है। कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? अरे नहीं, माँ काली के आशीर्वाद से सब बाहर हैं। ठीक है, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। जी कहिए। अगले 2-4 दिन के अंदर तुम में से किसी एक को छोटा मोटा जुर्म करते हुए पकड़े जाना चाहिए। जी? हाँ, और पकड़े जाने के बाद पुलिस को ये जानकारी देनी है कि एक नाथ पर हमला ऋषभ ने करवाया था। ओके ओके ताऊ जी। ऋषभ मल्होत्रा। हेलो हेलो। हाँ क्या? ओह माय गॉड, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा मैं अभी आती हूँ। क्या हो रहा है? एक नाथ पर किसी ने हमला कर दिया है, वो जख्मी है। He's in the hospital. My God, कौन से हॉस्पिटल में है? दीनदयाल हॉस्पिटल में। चोट कहाँ लगी? कितनी लगी है? ओह गॉड, ये तो मैंने पूछा ही नहीं।
अच्छी बेवकूफ लड़की हो तुम। किसी अपने के जख्मी होने की खबर मिलती है आधी रात को तो इस तरह बात करते हैं क्या? किसने हमला किया? कौन थे वो लोग? ये भी मैंने पूछा नहीं, लेकिन यूनियन लीडर है तो मुझे लगता है पहला शक तो मैनेजमेंट पर ही जाएगा। हॉस्पिटल तक कौन लेकर गया? पता नहीं। तो ये भी नहीं पता होगा कि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं। ये भी नहीं पता होगा कि उसे टांके लगेंगे या प्लास्टर लगेगा या ऑपरेशन होगा, है ना? कुछ पता नहीं। मैं वहां जाती हूँ, सब पता करके तुम्हें फोन करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये जानने के लिए कि उसमें मैनेजमेंट का हाथ था या नहीं? नहीं, ये जानने के लिए कि एक ना ठीक है या नहीं। तो ये मैं तुम्हें फोन करके भी बता सकती हूँ। रूबी, इतनी रात गए मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। इसका मतलब यह हुआ कि आपने हमला करने वालों में से किसी की सूरत नहीं देखी? मेरी आंखें बंद नहीं थी, मगर अंधेरा इतना था और सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि किसी पर शक है आपको? फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मुझे एक बार ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके इस सवाल का जवाब दूंगा सोच समझ कर। मुझ पर हमला हुआ है, इसकी तहकीकात तो होगी ना इंस्पेक्टर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डोंट वरी। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? किसने किया? डॉक्टर क्या कहते हैं? तसल्ली देता है, दवाई देता है, वही मुझे भी दी। स्टिचेस लगे हैं क्या? कुछ ज्यादा नहीं। ये दवाइयाँ चाहिए, कौन लाएगा? लाओ मैं लेकर आती हूँ। यही हॉस्पिटल में एक केमिस्ट की दुकान है, वहीं मिल जाएंगी। ठीक है, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। उस दिन मैं जिस तरह तुम्हारे साथ पेश आई, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आई एम सॉरी। ये क्या कह रही हो तुम? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया, शायद उसी की सजा भुगत रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। इंसान या इंसाफ को जब उसका हक नहीं मिलता तो घुटन सी होने लगती है। जब कभी ऐसा कुछ महसूस करो तो आसमान की तरफ देख लिया करो, बहुत विशाल है, बड़ा हौसला मिलता है। क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? क्यों आई आप यहाँ पर? अपने खानदान और रुतबे से ज्यादा मुझे तेरी चिंता है बेटा। मायूस मत हो, मैं तेरे साथ हूं। पुलिस को शक है माँ कि केशव मल्होत्रा और सुधाकर राव का कत्ल या तो मैंने किया है या उस कत्ल में मेरा हाथ है। हाँ, लेकिन उनके पास कोई सबूत तो नहीं है ना। और इसके पहले कि पुलिस तुझे इन्वॉल्व कर दे, मैं तुझे यहाँ से जरूर ले जाऊंगी। दो इंसानों के कत्ल का मामला है माँ, इतनी आसानी से बेल नहीं हुआ करती। तुझे पता है, तुझे यहाँ देख के मुझे कितना दुख हो रहा है। सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ। ये जितना अन्याय तेरे साथ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार मैं हूँ। आप इस तरह क्यों सोचती हैं माँ? मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कांटे की तरह चुभता हूं मैं, क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद हूं, इसलिए चुभता हूं उन लोगों को। पहले केशव मल्होत्रा मुझे रोड़ा समझते थे, अब ऋषभ मल्होत्रा मुझे गटर का कुत्ता समझता है, लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। अपनी लाश चोट का बदला मैं लूंगा। बेटा, इस उम्र में इतना गुस्सा और इतना जज्बात अच्छे नहीं होते, प्लीज। एक तरह से तो मैं ऋषभ को भी डिसोन कराई हूँ, चोट उसको भी लगी है, लेकिन उससे जाहिर नहीं किया। नहीं, ये लड़ाई मेरे और ऋषभ के बीच की है और इसे मैं और ऋषभ ही लड़ेंगे। ना बेटा, मैं तुम दोनों को कैसे लड़ने दूं? मैं तुम दोनों की मां हूं, प्लीज मत करो। आप क्या चाहती हैं मुझसे? देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुमको एक दूसरे से बचाओ। मैं इस वक्त भी लॉकअप में हूँ। तुझे बहुत जल्द निकाल दूंगी। I promise you बेटा, promise you। जानता हूं मैं, जानता हूं आप मुझे बहुत जल्दी छुड़ा लेंगे यहां से, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता कि ऋषभ ने मुझे कैद करवाया था। मत भूलना बेटा, बिल्कुल मत भूलना। लेकिन एक और बात मत भूलना, ऋषभ तेरा छोटा भाई है।